आप तो IABA सब पास हैं चचा, फिर मजदूरी क्यों करने लगे? कुछ नौकरी का कोशिश क्यों नहीं किए? साथ में काम कर रहे युवा मजदूर के इस सवाल का बुजुर्ग हो रहे राज ने कोई जवाब नहीं दिया। छत की ढलाई के लिए लग रहे तख्ते की कील पर निशाना टिका। जोर से हथौड़ा चलाते हुए राज को लगा कि उसने हथौड़ा कील पर नहीं बल्कि खुद पर चला लिया हो। ऐसे सवाल उसे कील जैसा चुभते थे। BA पास होने का अहम उसके अंदर अपने युवा अवस्था में आ गया था। पढ़ लिख लेने के बाद तो वह लोगों को कुछ समझता ही नहीं था। इस अहम में उसने अपने माँ बाप को कभी ये नहीं कहा कि पढ़ लिख कर जब कभी अगर उसे कोई नौकरी मिली तो वो उन्हें कभी मजदूरी नहीं करने देगा, बल्कि उल्टे उनके मजदूरी करने पर हमेशा उन्हें कोसता कि वो भूखे मर जाएगा पर जीवन में कभी मजदूरी नहीं करेगा। शिक्षित होने की अहम में उसने कोई हुनर भी नहीं सीखा। शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर तो जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ करना ही था। उसी अहम और माँ बाप की नाराज़गी की वजह से ऊपर वाले भी नाराज़ ही रहे, जिससे कोई नौकरी ना लगी और आखिर में ज़िंदगी गुजारने के लिए उसे भी मजदूरी करनी पड़ी। देखो बेटा, बात ऐसी है कि जब जैसा तब तैसा, नहीं किया तो मनुष्य कैसा। अभी वक्त की यही मांग है कि मैं मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालूं, तो वो मैं कर रहा हूँ और तू अपने काम से काम रख। राज अभी भी अपने पढ़े लिखे होने का सबूत ग्रामीणीय दार्शनिक बातों से दिया। चचा, करण तो मैट्रिक कर लिया, अब उसको भी क्यों नहीं ले आते हो काम पर? सारा दिन गली गली घूमता रहता है। अरे उसको भी अहम घेर लिया है, कहता है परदेश जाएगा, हुनर सीखेगा, मेरी तरह मजदूरी नहीं करेगा। बिल्कुल अपने बाप पर गया है। गहरी सांस लेते हुए राज ने कहा, सही तो कहता है चचा, यहाँ मजदूरी करने में कोई लज्जत नहीं है, ना काम का ठिकाना ना मजदूरी का। ऊपर से तुम इतना कर्ज ले रखे हो कमेटी से ब्याज पर, हर हफ्ता किश्त देना पड़ता है। उसको परदेश भेजो, वहाँ कुछ कमाएगा तो आपका ही बोझ हल्का होगा। शाम को मिली मजदूरी ले राज घर की तरफ चला तो करण रास्ते में ही दिख गया। बस फिर क्या था, दिन में कील सी चुभे सवालों का भ्रास सब गांव वालों के सामने ही करण पर निकाल दिया। करण पर झिड़कना तो उसका उठौना था, पर आज पूरे गांव वालों के सामने कुछ ज़्यादा ही हो गया। रात के 10 बज गए पर करण घर नहीं आया। माँ का दिल बैठा जा रहा था और धीरे धीरे राज को भी घबराहट होने लगी। उसने डर से घर में बताया भी नहीं कि रास्ते में उसने करण को डांटा है। रात भर माँ बाप सोए नहीं। चाहे जो भी हो जाए, देर सवेर करण घर ज़रूर आ जाया करता था, पर इस बार वो घर नहीं आया। सब परेशान। गांव के उसके दोस्त यारों से पता चला कि उसके कुछ दोस्त परदेश जाने वाले थे। रात में उसी के साथ था। माँ का कलेजा धक से रह गया। पक्का वो चला गया अपने दोस्तों के साथ। राज के अंदर थोड़ा डर था कि इतनी कम उम्र और गुस्से में परदेश चला गया। थोड़ी खुशी इसलिए भी कुछ कमाएगा तो घर की हालत थोड़ी अच्छी होगी। ट्रेन के जनरल डब्बे में खिड़की की तरफ बैठा करण पौ फटने के साथ आ रही सूरज की रोशनी में नई उम्मीदें खोज रहा था। अंदर से वो इतना खुश था मानो जैसे किसी जेल की कैद से रिहा हुआ हो। आज उसका अपना ही बापू दुनिया का सबसे क्रूर आदमी लग रहा था। ट्रेन की तेज रफ्तार की तरह उसके ख्वाब भी तेजी से बढ़े चले जा रहे थे। घर की हालत और बापू की किचकिच की वजह से वो हमेशा घर से भाग
जाना चाहता था। हिंदी फिल्मों की दुनिया में खोया रहने वाला करण हमेशा यही सोचता था, घर से भाग बाद वह तब तक घर वापस नहीं आएगा जब तक कि वह बहुत बड़ा आदमी नहीं बन जाता। बड़ा आदमी बनने के बाद अपनी बड़ी सी गाड़ी में ठाठ से गांव आएगा, अपने दरवाजे पर उतरेगा। जब बापू दौड़कर उसके पास आएंगे तो वह बापू को नज़रअंदाज करते हुए माँ के पास चला जाएगा। आज उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सपने सच होने की ओर ये पहला कदम है। दोस्तों की मदद से वह घर से भाग आया था। ये उम्र ही ऐसी होती है, आप इसे जो परवाह पकड़ा दो ये उसी में बह चलती है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो इस प्रवाह की मिजाज को पहचान पाते हैं। इधर गांव में सुबह सुबह घर का माहौल एकदम गुमसुम, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। सब खामोशी से खुद ही खुद को तसल्ली दे रहे थे। सब यही दुआ कर रहे थे कि जहाँ भी जाए अच्छे से रहे। 4 बहनों के बाद पैदा हुआ करण का सबसे छोटा था। धीरे धीरे वक्त के थपेड़ों ने करण के भाग जाने का गम थोड़ा कम कर दिया था। साल बीतने को थे पर करण गांव नहीं लौटा। राज का कर्ज दिन ब दिन वैसे ही बढ़ता चला गया जैसे करण का घर लौट आने या घर के लिए कुछ पैसे भेज देने का इंतज़ार। दोस्तों के फ़ोन से करण घर पर सबसे बातें करता पर राज से नहीं। इच्छा दोनों बाप बेटे की होती थी एक दूसरे से बात करने की, पर करण डर से नहीं करता था और राज अहम से। साल भर करण को काम सीखने में ही लग गया। इधर घर की हालात सुधर नहीं पा रही थी। राज को गांव में कभी काम मिलता कभी नहीं। कर्ज का मूल तो वैसा ही रहा, सूद दिन ब दिन बढ़ता चला गया। आखिर में राज ने भी फैसला किया कि वो भी परदेश चला जाएगा। कम से कम वहाँ रोज़ काम और समय पर मजदूरी तो मिल जाएगी। गांव के कुछ लोग कमाने के लिए किसी और परदेश जा रहे थे। राज भी उन्हीं के साथ हो लिया। वहाँ जाते ही राज को अच्छे पगार वाला काम मिल गया और इधर करण भी कुछ भेजने लगा। जिंदगी थोड़ी थोड़ी पटरी पर आने लगी थी। इधर करण को उस प्रदेश की आबो हवा कभी रास नहीं आई। जो ख्वाब उसने ट्रेन में संजो कर लाए थे, उतरते वक्त शायद वो ट्रेन में ही कहीं छूट गया था। यहाँ हर कदम पर उसका कुछ न कुछ छूट ही चला गया। कभी उसकी गांव की मासूमियत छूटी तो कभी बचपना, कभी उसकी नींद छूटी तो कभी उसकी थकान, और जो सबसे ज़्यादा छूटा वो थी भूख। अब वो 2-2 वक्त भूखा रह सकता था। तकनीक के इस दौड़ में जहाँ संपन्न परिवार के बच्चे मोबाइल, लैपटॉप की ब्लू किरणों की वजह से वक्त से पहले बड़े हो रहे हैं, वहीं करण जैसा किशोर जीवन की भाग दौड़ वाली भीड़ की वजह से वक्त से पहले बड़ा हो गया था। एक बात उसकी समझ में अच्छे से आ गई थी कि रातों रात अमीर आदमी सिर्फ 2-3 घंटों की फिल्मों में ही बना जा सकता है, असल जीवन में नहीं। गुस्से में दोस्तों के साथ परदेश आ तो गया था, पर यहाँ हर कदम पर पैसे चाहिए थे। जहाँ रहना था वहाँ किराए में हिस्सेदारी, खाना बनने वाले राशन में हिस्सेदारी, पर उसके पास कुछ हो तो वह हिस्सा में भाग ले। कुछ दिन तो किसी तरह चल गया, पर इस परदेश में बगैर हिस्सेदारी के कौन उसे हमेशा अपने पास रखता। सब दोस्तों ने मिलकर उसे ऐसी जगह काम पर लगा दिया जहां खाने और रहने दोनों की चिंता खत्म हो गई। कारखाने में ही रहकर काम सीखने लगा। उस्ताद की तरफ से खाने को पैसे भी मिल जाते थे। कारखाना 24 घंटे खुला रहता था।
दिन में अलग शिफ्ट और रात में अलग। चैन की नींद अब उसके नसीब में नहीं थी। होटल में खाने के लिए मिले पैसों के साथ वह भूख का सौदा भी करना सीख गया था। जहाँ उसे 4-5 रोटी की भूख होती थी, वहाँ वो 2 या 3 ही रोटी खाता था, क्योंकि उसी पैसे से उसे अगली सुबह नाश्ता भी करना होता था। जिस रात वह भर पेट खाना खा लेता था तो अगली सुबह उसे नाश्ते के लिए पैसे नहीं बचते थे। और अगर किसी दिन उस्ताद उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठा उसे पैसे नहीं दिए तो उस रात उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। इस तरह भूखे रहने में उसने महारत हासिल कर ली थी। घर की उसे बड़ी याद तो आती थी, पर वहाँ कौन सा मुंह लेकर जाता। उसने भी ठान लिया कि जब तक काम सीख कर कमाने न लगे गांव नहीं जाएगा। हमेशा होटल में खाने या ज़्यादा भूखे रहने की वजह से उसकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। भूख की शिद्दत ने उसे जल्दी ही काम सिखा दिया। पहली कमाई मिलने के बाद वह उन्हीं दोस्तों के साथ रहने चला गया, पर इधर कुछ दिनों से उसके पेट में अजीब सी दर्द शुरू हो गई थी। दवा की दुकान से दवाइयाँ लेकर खा लेता, दर्द कम हो जाता, पर कुछ दिनों बाद फिर शुरू हो जाती दर्द। खुद की थोड़ी कमाई से जिंदगी किसी तरह पटरी पर तो आने लगी, पर परदेश के डॉक्टर से खुद का इलाज करा सके इतने पैसे उसके पास नहीं बचते थे। दिन रात मेहनत कर खुद के लिए एक मोबाइल फ़ोन लिया और घर जाने को लेकर पैसे जोड़ने लगा। अभी कुछ महीने बाकी थे घर जाने को, पर इधर हर महीने पेट का दर्द उसे बेचैन कर जाता। और फिर एक दिन बेतहाशा दर्द उठा। इस बार दर्द ज़्यादा था, ऐसा लगता मानो अब जान निकली जाती है। जल बिन मछली के जैसे तड़प उठा था। चेहरे पीले पड़ जाते थे, मानो किसी ने शादी का उपटन लगा दिया हो। सब मिलकर किसी तरह सरकारी अस्पताल में भर्ती करा आए। आनन फानन में सर्जरी हुई, पर करण को होश नहीं आया। डॉक्टर ने आईसीयू में डाल दिया था। करण से भी कम पढ़े लिखे उसके दोस्त अब डॉक्टर से कैसे पूछें कि करण को हुआ क्या है। अपने गांव में भले ही सब बब्बर शेर हों, पर यहाँ परदेश में किसी की जुबान नहीं खुलती थी। ऊपर से परदेश का भेदभाव, अस्पताल में सब उन्हें बड़ी अजीब नज़रों से देखते थे, मानो जैसे वह मनुष्य नहीं बल्कि उनके द्वारा तय किया गया कोई अछूत हो। 2 दिन बाद करण जिंदगी की जंग हार गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या। डॉक्टर से कोई कैसे कुछ पूछे, और पूछे तो क्या पूछे। बस कुछ डॉक्टरों को आपस में बात करते हुए सुना था कि अतड़ी सूख गई थी। डॉक्टरों ने आनन फानन में करण को डिस्चार्ज कर दिया, मानो किसी अनहोनी को छुपाने की कोशिश की जा रही हो। दोस्तों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, अब वो क्या करें। सब के सब परेशान थे। कैसे गांव में खबर करें, मृत शरीर का क्रियाक्रम यहीं कर दें या गांव ले जाएं, और ले जाएं तो कैसे ले जाएं। फिर सोच विचार कर सब ने पहले राज को करण के ही मोबाइल से फ़ोन किया। राज और करण दोनों के पास एक दूसरे का फ़ोन नंबर होता था, पर कभी किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की थी। आज के दौर में टच स्क्रीन वाला फ़ोन लगभग सभी के पास है, पर कोई किसी के टच में नहीं होता है। और यहाँ तो पिता पुत्र की बात थी, जो एक दूसरे से विचार में अक्सर अलग ही होते हैं। लगभग 100-200 फ़ोन नंबर सारे मोबाइल में होते हैं, पर जिससे जी भर कर दिल की बात की जा सके वैसा कोई एक नंबर ढूंढना कितना मुश्किल होता है।
करण का फ़ोन आया। देख राज को समझ ही नहीं आया कि वो खुश होए या हमेशा की तरह गुस्सा करे। उसके हाथ थरथराने लगे, दिल धड़कने लगा, मानो जैसे राजपुत्र और करण उसका पिता हो। उस समय राज ऐसा महसूस करने लगा कि फ़ोन पर पिता के रूप में उसे करने से डांट पड़ने वाली है। वो हेलो कैसे बोले ये भी फैसला नहीं कर पा रहा था। पिता के अहम के साथ बोले, पुत्र वाला डर के साथ बोले या बिल्कुल प्यार से बोले। इतने में फ़ोन कट गया। पिता होने की अहम में वह सोच में पड़ गया कि वापस इधर से फ़ोन लगाए या नहीं। तब तक दूसरी बार फ़ोन बज उठा। बगैर एक पल गंवाए उसने फ़ोन उठा लिया और मिले जुले भाव के साथ हेलो कहा। जब उसे लगा कि दूसरी तरफ करण नहीं है तो उसकी घबराहट थोड़ी कम हो गई और फिर उसके अंदर जो भाव उभरे उसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। पत्थर तो वह पहले से था, पर ऐसा लगा कि उस पत्थर को बर्फ की वादियों में कोई अकेला छोड़ आया हो। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, मानो आंसू अपना रास्ता भूलकर आँख के बदले रक्त की धमनियों में चला गया हो और वहाँ पर रक्त के साथ युद्ध कर पूरे शरीर में एक भूचाल सा ला दिया हो, जो कि उसके बदन में थरथराहट पैदा कर रही थी। उसे लेकर गांव आ जाओ, पैसे मैं भेज देता हूँ, इतना कह राज ने फ़ोन काट दिया। गांव में ऐसा माहौल था मानो जैसे कोई प्रलय आ गया हो। अभी तो 18 बसंत भी नहीं देखे थे उसने और उसके दुनिया से चले जाने की खबर आसपास के गांव में आग की तरह फैल गई। लोग कितने सपने संजोकर परदेश जाते हैं, लेकिन वापसी में सपनों के पूरे होने के बदले एक दुस्वप्न आ जाते हैं तो जिंदगी जीना मुहाल सा हो जाता है। रोड के रास्ते एम्बुलेंस में मृत शरीर को गांव लाने का इंतज़ाम हो गया। सारे नाते रिश्तेदार भी घर पर इकट्ठे होने लगे, पर अभागा राज कैसे आए? 100 लोग 100 मशवरे जारी था। इधर राज जल बिन मछली जैसे छटपटा रहा था, मानो कोई जादू की छड़ी मिल जाए जिसके सहारे वो झट से अपने लाल के पास पहुंच जाए। उसकी पिछली 6 महीने की कमाई एम्बुलेंस के किराए में चंद मिनटों में पहले ही खत्म हो चुकी थी। अमीर लोगों के लिए तो सब संभव है, पर गरीब के जीवन में नहीं होता। मीलों दूर इस प्रदेश से अपने गांव समय पर पहुंचना राज के लिए कहाँ संभव था। ऐसे में उसके साथ काम करने वाले लोगों ने उसकी मदद की और उसे हवाई जहाज़ में उसके प्रदेश अपने गांव भेजने का इंतज़ाम कर दिया। उसी हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे एक सहयात्री को ढूंढ उससे मदद के लिए बोल राज को हवाई अड्डे के अंदर भेज दिया गया। जीवन में पहली बार राज का पढ़ा लिखा होना उसके काम आया। 2 घंटे के सफ़र में आसमान की ऊंचाई के बीच राज को अपने जीवन की सारी गलतियां घड़ी की सुई की तरह घूम गई। करण के इस हालात के लिए वह खुद को जिम्मेदार मानने लगा। हवाई जहाज की तेज आवाज़ के बीच वह खुशी और गम में फ़र्क नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि सारे फ़र्क मिट गए हों। लोग अपनी चाहत को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन कभी सब कुछ दांव पर लगा कर भी कुछ मिले तो लगता है कि हमने ज़िंदगी से ये तो नहीं मांगा था। करण का बड़ी गाड़ी से गांव आना और राज का हवाई जहाज़ पर चढ़ना, दोनों के सपने पूरे हो गए, पर इस कीमत पर पूरे होंगे ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। जो सपने पूरे हुए वो बहुत महंगे थे, जो अधूरे रह गए, जैसे कि करण का गांव आने पर अपने बापू को नज़रअंदाज करने का सपना, जिसकी पूरी होने की अब कोई उम्मीद नहीं थी।
हमेशा की तरह घर आ रहे करण को नज़रअंदाज राज को ही करना पड़ा, क्योंकि जवान बेटे की लाश देखने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।